हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन द टॉपिक ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। बेटा, पिछले वीडियो में हमने ऑस्मोटिक प्रेशर के एक्सप्रेशन मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं और उस एक्सप्रेशन में इंस्टेड ऑफ यूजिंग मोलैरिटी वी यूज मोलैरिटी। क्लियर है? ये तीन बातें आपको याद रखनी है। डन बेटा। अब देखो, बाकी जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की जो प्रॉपर्टीज थी कि ये डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है, वो भी ऑस्मोटिक प्रेशर में एप्लीकेबल है। एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होनी चाहिए, वो भी यहां पे एप्लीकेबल है बेटा। क्लियर है? और सॉल्यूट जो है नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, वो भी यहां पे एप्लीकेबल है। तो अब देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, किसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं बेटा। तो देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो मैं एक कंटेनर बनाता हूं, इनफैक्ट दो बना लेते हैं, जिसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सेपरेट कर देते हैं। ये एसपीएम है, दिस इज एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और क्या कर दिया था मैंने, यहां पे इस तरीके से पिस्टन लगा दिया और इधर भी एक पिस्टन लगा दिया। ठीक है, ये मेरे पास इस कंटेनर में आई हैव अ प्योर वाटर। क्या है? इस कंटेनर में प्योर वाटर है। वी हैव प्योर वाटर इन दिस कंटेनर, प्योर वाटर। ठीक है? और ऊपर से क्या लगाते हैं? पिस्टन। ये पिस्टन है प्रेशर लगाने के लिए। ठीक है, यहां पे भी बड़ा एक पिस्टन है। डन। और यहां पे हमने क्या किया है, एक प्रेशर गॉज लगा दिया है, जिससे हम प्रेशर को मेजर कर सके। और इस कंटेनर में व्हाट वी हैव सॉल्यूशन। इसमें हमारे पास क्या है? सॉल्यूशन है। क्लियर है? अब देखो होता क्या है, आपको पता है कि ये जो एसपीएम है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इट विल अलाउ टू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू पास थ्रू इट। इधर से इधर मूव करेंगे बेटा, जब इधर से इधर मूव करेंगे तो क्या होगा, यहां पे लिक्विड का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। और एक टाइम ऐसा आएगा, सुनो ध्यान से, जब इधर से वाटर के मॉलिक्यूल्स इस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, यहां से लिक्विड का, इस सॉल्यूशन चैम्बर के अंदर लिक्विड का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा और यहां पे कम होना शुरू हो जाएगा। डन। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस रुक जाएगी। देयर विल बी हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, देयर विल बी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, रुक जाएगी वो प्रोसेस, और रुक जाने के बाद क्या होगा, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो जाएगा। मतलब यहां पे जितने सॉल्वेंट के पार्टिकल होंगे वहां पे इतने सॉल्वेंट के पार्टिकल होंगे। दोनों में सॉल्वेंट के पार्टिकल इक्वल होने की वजह से ये जो मूवमेंट है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन और फ्रॉम प्योर वाटर टू सॉल्यूशन, दैट विल स्टॉप। एंड दैट पर्टिकुलर प्रेशर ड्यू टू विच दैट प्रोसेस, जो प्रोसेस है बेटा, ये प्रोसेस रुक गई है, इसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इट्स अ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट इक्विलिब्रियम ड्यू टू which solvent molecules do not move from lower concentration to higher concentration। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, बिल्कुल मूव नहीं कर पाते। एंड दैट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट इक्विलिब्रियम is known as
ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? ऑस्मोटिक प्रेशर कह देते हैं। कि यहां पे होता क्या है कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इधर मूव कर रहे हैं और इधर मूव जब करते हैं बेटा तो उसके कारण क्या होता है, नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इन बोथ द चैम्बर बिकम इक्वल एंड ड्यू टू दैट यहां पे मॉलिक्यूल मूव करना बंद कर देते हैं और हम क्या कहते हैं, उस इक्विलिब्रियम कंडीशन पे एक प्रेशर जनरेट हो जाता है इनके बीच में, इसके ऊपर सॉल्यूशन साइड के ऊपर, ठीक है, जिस प्रेशर को हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं। उसकी वजह से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इधर मूव नहीं कर पाते एंड दैट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कह देते हैं बेटा। क्लियर? अब इस ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने के और भी तरीके हैं। दिस वन मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड है बेटा, एक्सपेरिमेंटल मेथड, जिसकी हेल्प से आप ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर कर सकते हो एंड दैट इज बर्कले हर्टले मेथड। क्या नाम है इस मेथड का? बर्कले हर्टले मेथड, इसको बोलते हैं बर्कले हर्टले मेथड बेटा। क्लियर है केस? तो इस मेथड में अगर आप देखना चाहते हो किस तरीके से सेटअप होता है कुछ, तो कुछ इस तरीके से सेटअप किया जाता है बेटा। वहां पे आप अभी मत ड्रॉ करना, मैं पूरा ड्रॉ कर लूं फिर आप ड्रॉ करना बेटा इसको। ये एक चैम्बर है, ये एक चैम्बर है और इस चैम्बर को ऊपर इस तरीके से प्लेस किया जाता है। यहां पे हमारे पास क्या है? प्योर सॉल्वेंट, मतलब यहां पे वाटर है। ये वाटर ओवर हियर, यहां से वाटर ऐड कर सकते हैं। प्योर सॉल्वेंट वाटर, ठीक है बेटा। और ये सॉल्यूशन है, क्या है यहां पे? सॉल्यूशन। शो कर देता हूं मैं इसको। ये सॉल्यूशन और इस वाले कंटेनर, इस वाले पार्टीशन में भी वी हैव अ सॉल्यूशन ओवर हियर। यहां पे भी हमारे पास क्या है? सॉल्यूशन है। डन। फिर हम क्या करते हैं, यहां से एक प्रेशर पिस्टन लगा देते हैं बेटा और यहां पे प्रेशर गॉज लगा होता है, ठीक है। अब ये जो दोनों हैं, ये जो है केस, ये एसपीएम है। पार्टीशन किसकी वजह से हो रखा है? एसपीएम। दिस इज आल्सो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब होता क्या है देखो, जब हम ऊपर से वाटर ऐड करते हैं इसमें, तो वाटर डिफ्यूज होके मूव करता है बेटा उस चैम्बर में जहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा है। कहां करता है? मूव करता है जहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा है। और उसकी वजह से क्या होगा? यहां पे लेवल बढ़ेगा वाटर का, सॉल्यूशन का, और इस पे प्रेशर आएगा। उस प्रेशर को हम कहां से मेजर कर लेंगे? इस पर्टिकुलर गॉज से, जो प्रेशर मेजर करने के लिए रखा गया, लगाया गया बेटा। तो दैट प्रेशर, जो प्रेशर इस पे अप्लाई किया जाएगा, दैट प्रेशर इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। वाटर का प्रेशर होगा ना, सॉल्यूशन का प्रेशर होगा। तो दैट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मेजर्ड बाय दिस प्रेशर गॉज इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर, मेजर्ड बाय बर्कले हर्टले मेथड। बर्कले हर्टले मेथड की हेल्प से हम इस तरीके से क्या करते हैं बेटा? प्रेशर को मेजर करते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है केस? तो याद रखना है किस तरीके से प्रेशर को मेजर किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ बर्कले हर्टले मेथड बेटा। डन, क्लियर है केस? अब चलो हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम तीसरा केस डिस्कस करते हैं इसका, इसमें ही अगर सपोज करो थर्ड केस,
इसको मैं फर्स्ट देता हूं बेटा, दिस इज फर्स्ट, जहां मैं बताया आपको ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ये सेकेंड है, जहां पे हमने बात की कि किस तरीके से ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करते हैं। और ये थर्ड है, जहां पे हम कुछ और बात करेंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया बेटा, एक में प्योर वाटर ले लिया, और यहां पे फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा दिया। ठीक है, और दूसरे में हमने क्या कंसिडर कर लिया, सॉल्यूशन। दिस इज व्हाट, सॉल्यूशन। ठीक है, एंड ये क्या है बेटा, इस पे पिस्टन लगा दिया फ्रिक्शनलेस, इसको बोलते हैं पिस्टन, फ्रिक्शनलेस बेटा। ये भी पिस्टन है, देखो सारे पिस्टन लगाए हुए हैं, मैं एक तरफ ही लिख रहा हूं, बाकी आप समझ जाना। पिस्टन, फ्रिक्शनलेस, लेस पिस्टन, जिसमें फ्रिक्शन नहीं लगेगी, फ्रिक्शनलेस। ठीक है बेटा, अब देखो अगर इसमें ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी, अगर आप ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर नहीं देखना चाहते और क्या करते हो, आप क्या कर रहे हो इस केस में, आपको पता है कि यहां से वाटर के मॉलिक्यूल इधर मूव करना शुरू करेंगे। ठीक है, इफ यू वांट टू स्टॉप दिस प्रोसेस, वाटर के मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की तरफ ना जाए, तो उसको रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पे प्रेशर लगाना पड़ेगा। यू हैव टू अप्लाई प्रेशर ऑन इट। ठीक है, द अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाइड ऑन solution side, the amount of pressure applied on solution side just to stop the process of osmosis is known as osmotic pressure। उसको भी हम क्या बोल देते हैं बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई बोल देते हैं। ठीक है, अगर कोई बोलता है कि हम सॉल्यूशन साइड पे प्रेशर लगा रहे हैं और उतना प्रेशर लगा रहे हैं जिसकी वजह से द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस है वो रुक गई है, तो दैट प्रोसेस इज आल्सो नोन एज, दैट पर्टिकुलर प्रेशर इज आल्सो नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। उस प्रेशर को भी हम ऑस्मोटिक प्रेशर कह देते हैं बेटा। क्लियर है? अब देखो होता क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं, यहां पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई, क्या करते हो यहां पे देखो, नोट कर लो इसको, इफ P pressure is greater than osmotic pressure pi, if P dash is the pressure which is greater than osmotic pressure pi, then reverse osmosis takes place। तो फिर क्या होती है बेटा, वहां पे रिवर्स ऑस्मोसिस होती है। क्या होती है, देयर रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस। और उस रिवर्स ऑस्मोसिस कौन सी होती है, जो आपके घरों के फिल्टर के अंदर यूज की जा रही है, वाटर फिल्टर के अंदर, वाटर फिल्टर के अंदर, वाटर प्यूरिफाई के अंदर जो टेक्निक यूज की जा रही है, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसे आप आरओ भी बोल देते हो। तो आप बोलते हो हमारे घर में आरओ लगा हुआ है, आरओ नहीं लगा हुआ आपके घर में, फिल्टर है जिसमें टेक्निक कौन सी यूज की जा रही है, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लियर, याद रखना है, वाटर प्यूरिफायर लगा हुआ है, उस वाटर प्यूरिफाई के अंदर जो टेक्निक यूज की जा रही है, दैट टेक्निक इज रिवर्स ऑस्मोसिस, दैट इज आरओ, ना कि वो आरओ है सेटअप। क्लियर, तो रिवर्स ऑस्मोसिस की हेल्प से जितनी भी इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है, हम उसको रिमूव कर देते हैं फ्रॉम द ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, ये टेक्निक जो है बेटा रिवर्स ऑस्मोसिस, काफी फेमस टेक्निक है
और NaCl बनाने के काफी ज्यादा काम आती है और बहुत ही चीप टेक्निक है बेटा, ठीक है, और सस्ती टेक्निक है ये। तो क्या करते हैं, इसके लिए आपको याद रखना है कि जो रिवर्स ऑस्मोसिस है, रिवर्स ऑस्मोसिस is used in desalination of सी वाटर। ये याद रखना है, एक नंबर में क्वेश्चन आता है कि सी वाटर जो होता है, ओशन वाटर होता है, हम उसकी प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस हम क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं। हाई एक तरफ क्या करते हैं बेटा, वाटर ले लेते हैं सी वाटर, और दूसरी तरफ प्योर वाटर होता है। तो हम सी वाटर के ऊपर से प्रेशर लगाते हैं और उनके बीच में जो एसपीएम लगाते हैं, उस एसपीएम के थ्रू सिर्फ प्योर वाटर बाहर जाता है बेटा, और सॉल्ट सारे के सारे सॉल्यूशन साइड पे रह जाते हैं बेटा, क्लियर है। और कई कंट्रीज के अंदर जो रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस है, इसको वाटर प्यूरिफिकेशन, सी वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, जस्ट टू गेट ड्रिंकिंग वाटर, सिर्फ ड्रिंकिंग पानी या ड्रिंकिंग वाटर बनाने के लिए या ड्रिंकिंग वाटर मिलने के लिए बेटा, ठीक है। पानी का जो पर्पज है, जो पानी की इनकी रिक्वायरमेंट है, उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस का यूज करते हैं, ठीक है बेटा। चलो अब देखते हैं, तो हो गया आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। अब बात करते हैं हम इसमें आगे कि कौन कौन सी बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है और क्या क्या है, ठीक है। देखो, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्रोसेस बेटा, ठीक है। अब पहला केस देखो, फर्स्ट, इसमें हम बात करेंगे 0.91% NaCl solution is isotonic with RBCs। RBCs जो होते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स जो होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, उनके साथ 0.91% NaCl सोल्यूशन आइसोटोनिक होता है। तो पहला केस आया आइसोटोनिक। तो इसकी बात करते हैं कि यार पूछते हैं आइसोटोनिक क्या होता है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, देखो बेटा, आर those solutions whose osmotic pressure or concentration, whose osmotic pressure or concentration is equal, जिनका या तो ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होगा या क्या होगा बेटा, कंसंट्रेशन इक्वल होगी, ऐसे सॉल्यूशंस को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कह देते हैं। और आपको ये देखने को मिल जाएगा π1 इज इक्वल टू π2, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है, एंड ड्यू टू दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होने की वजह से क्या हो जाएगा, C1 इज इक्वल टू C2 हो जाएगा, कंसेंट्रेशन भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो वही बात बता रहा हूं कि जो अगर आप 0.91% NaCl सॉल्यूशन बनाओगे, तो जो उसकी कंसेंट्रेशन होगी वो इक्वल होगी किसके साथ, आपके ब्लड के अंदर जो आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स प्रेजेंट है, उनके साथ। क्लियर है केस। तो इसका फायदा क्या है, मैं क्यों बता रहा हूं आपको ये क्या होता है। तो इसका फायदा होता है इंजेक्शन में बेटा। किसमें होता है, इंजेक्शन। आपको पता है जो इंजेक्शन इंजेक्ट किए जाते हैं आपकी बॉडी के अंदर, जस्ट टू गेट ओवर सम डिजीज और सम इन्फेक्शन और समथिंग लाइक दिस, ठीक है। चाहे आप आजकल वैक्सीन लगवा रहे हो बेटा, कोवाशील्ड लगवा रहे हो, कोवैक्सीन लगवा रहे हो, या स्पुतनिक लगवा रहे हो, फाइजर की आप वैक्सीन ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, तो जो लिक्विड वहां पे प्रेजेंट है दैट इज आइसोटोनिक विद आरबीसी होना चाहिए बेटा। नहीं होगा तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम आ जाएगी वहां पे, ठीक है। क्या प्रॉब्लम आएगी वही बताएंगे। तो जनरली बात करते हैं इंजेक्शंस की। तो इंजेक्शंस में जो लिक्विड यूज करते हैं, द लिक्विड
used in the injections must be isotonic with RBCs. वो आरबीसीज के साथ आइसोटोनिक होना चाहिए बेटा, क्लियर है? मतलब आरबीसी कंसंट्रेशन और जो लिक्विड आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जा रहा है उन दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। ठीक है, देखो कैसे हम बात करते हैं आगे इसी पे। और देखो क्या होता है बेटा, ये होनी चाहिए बेटा, दिस इज द केस। हम बोल रहे हैं ये चीज होनी चाहिए। इफ दिस इज नॉट हैपन ओवर देयर, अगर ये नहीं हो रहा है वहां पे, तो क्या होगा? दो केस अराइज करेंगे बेटा। पहला केस, इफ concentration of injected liquid या solution is greater than RBC's concentration। ये केस हो सकता है बेटा। फिर चेक करो, मैं चेक करता हूं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, if the concentration of injected liquid is greater than RBC's concentration, तो क्या होगा? तो देखो बेटा, अगर कंसेंट्रेशन इंजेक्टेड लिक्विड की आरबीसी से ज्यादा है तो जो रेड ब्लड कार्पसल्स है वो कहां आ गए बेटा? ऐसे सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होंगे जिसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है, हायर है। तो क्या होगा इस केस के अंदर? आरबीसीज will shrink and this process is known as plasmolysis। What do we call it? Plasmolysis। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो आरबीसीज होते हैं बेटा, रेड ब्लड कार्पसल्स होते हैं जो ऑक्सीजन कैरी करते हैं टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी, वो श्रिंक कर जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे और खत्म हो जाएंगे, कोलैप्स कर जाएंगे, और उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो लिक्विड या जो इंजेक्शन लगाया जा रहा है आपको, उसकी कंसेंट्रेशन आरबीसीज के साथ बराबर होनी चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, जो कंसेंट्रेशन ऑफ इंजेक्टेड लिक्विड है दैट मस्ट बी आइसोटोनिक विद 0.91% NaCl सोल्यूशन, उसका आइसोटोनिक होनी चाहिए। डर बेटा, अगर नहीं हुई तो ये प्लाज्मोलिसिस होगी, ये भी पूछते हैं कई बार वो आपसे। और दूसरा क्या आता है, अगर नहीं हुई तो मतलब ये तो हो गया पहला केस जिसमें हमने ये शो किया बेटा। ठीक है, अब देखो दूसरा केस, इफ कंसेंट्रेशन ऑफ इंजेक्टेड liquid is lesser than, if concentration of injected liquid is lesser than RBC's concentration, अगर उस कंसंट्रेशन से कम है तो, अगर एक ऐसा सोल्यूशन आप अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हो जहां पे आरबीसी से कम कंसंट्रेशन है उस सोल्यूशन की, जहां पे आपका जो आरबीसी होगा वो ऐसे सोल्यूशन के ऐसे लिक्विड के अंदर प्रेजेंट होगा जिसकी कंसंट्रेशन कम है, फिर वहां पे ऑस्मोसिस होगी। बिकॉज जो सेल वॉल है आरबीसी की, इट एक्ट है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहां पे भी वही हुआ बेटा, जिसकी वजह से प्लाज्मोलिसिस हो गई। और इस केस में भी क्या होगा? ऑस्मोसिस होगी। तो इन दिस केस आरबीसी, क्योंकि कंसंट्रेशन कम है, विल स्वेल अप और बर्स्ट। क्या होगा बेटा? यहां पे आरबीसी जो होंगे वो या तो काफी फूल के मोटे हो जाएंगे या बर्स्ट कर जाएंगे। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज, टेक्निकल नाम क्या है इसका? इज नोन एज हीमोलिसिस। हीमोलिसिस, इसको हम क्या बोलते हैं? हीमोलिसिस।
तो प्लाज्मोलिसिस वो टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, आरबीसी को प्लेस करते हैं एक अपने से ज्यादा कंसंट्रेटेड वाले सॉल्यूशन के अंदर, और हीमोलिसिस वो टेक्निक है जिसमें हम आरबीसी को रख रहे हैं अपने से कम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर। मतलब जो इंजेक्टेड लिक्विड है अगर वो आइसोटोनिक नहीं है तो दोनों केसेस के अंदर डेथ का होना पॉसिबल है। क्लियर है? इसलिए हम कहते हैं कि जो सॉल्यूशन है दैट मस्ट बी आइसोटोनिक विद द आरबीसीज, वो आरबीसीज का आइसोटोनिक होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको 0.91% NaCl सॉल्यूशन की तरह बनाते हैं ताकि आपके पास क्या हो कि जब भी हम उसको अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करें उस लिक्विड को तो कंसंट्रेशन सेम हो और हमारी बॉडी के ऊपर कोई भी फर्क ना पड़े। बेटा क्लियर है केस? तो ये केस आ गए किसका, होमोलिसिस, प्लाज्मोलिसिस, आइसोटोनिक। अब देखो नेक्स्ट, इसमें और टर्म क्या होती है, बी, जिसकी बात करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या होते हैं बेटा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर इनकी बात करें तो हम बोलते हैं, देखो इसमें इफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन द अदर सॉल्यूशन, if the concentration of any solution is greater than the other solution, then such solution is hypertonic in nature। क्या होते हैं बेटा, हाइपरटोनिक इन नेचर, मतलब जिनकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है दूसरे सोल्यूशन से। यहां पे कंसेंट्रेटेड इंजेक्टेड लिक्विड जो था उसकी आरबीसी से कंसेंट्रेशन ज्यादा थी, तो ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। ठीक है बेटा, क्या है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इफ द कंसेंट्रेशन इज ग्रेटर देन अदर सॉल्यूशन, इफ द कंसेंट्रेशन इज ग्रेटर देन अदर सॉल्यूशन। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और नेचर। इसी तरीके से दूसरा होता है इफ कंसेंट्रेशन ऑफ a solution is lesser than the other solution, then such solution is hypotonic in nature। टोनिक सॉल्यूशन लिख लो बेटा, वो सॉल्यूशन क्या होगा, हाइपोटोनिक। अगर आपसे देखो हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक टर्म तभी यूज करोगे आप जब दो सॉल्यूशन प्रेजेंट होंगे, कि जिसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है वो हाइपरटोनिक होगा और जिसकी कंसेंट्रेशन कम है वो हाइपोटोनिक होगा। ठीक है, तो बस ये याद रखना है आपको कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं। हैविंग ग्रेटर कंसेंट्रेशन are hypertonic, having lesser concentration are hypotonic solutions कहते हैं। क्लियर है केस? चलो आगे बात करते हैं इसकी और। नेक्स्ट देखो बेटा, इसकी बात करते हैं हम। अब देखो इसमें बात करते हैं कुछ और एप्लीकेशन की इसकी। आपने श्रिवेल मैंगोज देखे होंगे, श्रिवेल मैंगोज। श्रिवेल मैंगोज जो होते हैं बेटा, दे आर यूज फॉर पिकल पर्पजेस। पिकल बनता है उनका, अचार डालते हैं। तो हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि जब कोई मैंगो होता है, कच्चा आम होता है बेटा, तो उसको मम्मा काटते हैं और फिर क्या करते हैं, उसमें नमक लगा के रख देते हैं बेटा।
ठीक है, नमक लगा के रखने के पीछे रीजन ये होता है कि वहां पे प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस होती है। उस ऑस्मोसिस की प्रोसेस की वजह से वो मैंगो क्या होते हैं, श्रिवल हो जाते हैं बेटा, मतलब सूख जाते हैं। ठीक है, अगर आपको दोबारा से रिगेन करवाना है उनको, तो हम क्या करते हैं उसके अंदर, आपने देखा होगा जनरली हम क्या डालते हैं बेटा, ऑयल डाल देते हैं, और ऑयल की वजह से क्या होता है, वो दोबारा से सॉफ्ट और फ्लफी हो जाते हैं, तो फिर वहां से रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाती है इस केस के अंदर। तो वहां पे भी पिकल के लिए भी हम ये यूज करते हैं बेटा। ठीक है, या हम बोलते हैं विल्टेड फ्लावर। अगर आप विल्टेड सूखे फूलों को, ठीक है, विल्टेड फ्लावर को अगर आप क्या करते हो, पानी में देते हो, तो क्या होता है, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस वो दोबारा से ब्लूम कर जाते हैं, खिल जाते हैं बेटा। या लिम्प वेजिटेबल्स, लिम्प वेजिटेबल्स जैसे कैरेट हो गई, रेडिश हो गई, अगर लिम्प वेजिटेबल्स को आप दोबारा से पानी में रख देते हो तो वो रिगेन करती हैं, प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस की वजह से क्या होगा बेटा, वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेती हैं। क्या बोलते हैं उनको, लिम्प वेजिटेबल्स। इसी तरीके से रेजेंस होती है बेटा। ठीक है, आपने किशमिश सुना होगा, किशमिश रेजेंस होती है। उन रेजेंस को भी क्या करते हैं हम लोग, इसी तरीके से अगर पानी में रख दो वो भी स्वेलअप कर जाती है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस और ऑस्मोसिस। डन। तो ये सारे के सारे जो केस है बेटा, वो भी क्या है हमारे पास, ऑस्मोसिस के केस हैं। इसके अलावा देखो, वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स is also due to osmosis. वाटर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट, जितने भी रूट के थ्रू अर्थ की सरफेस से वाटर प्लांट एब्जॉर्ब करता है बेटा, दैट इज ड्यू टू ऑस्मोसिस। वो भी ऑस्मोसिस की वजह से ही होता है, क्योंकि अर्थ के अंदर वाटर अमाउंट ज्यादा है, मॉइस्चर ज्यादा है, और उसकी रूट नोडल्स के अंदर कम होता है। और जो उसकी रूट होती है बेटा, इट एक्ट एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो वहां से वाटर क्या आता है बेटा, एब्जॉर्ब होके ऊपर चला जाता है प्लांट्स में। और जो प्लांट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है वाटर, दैट इज आल्सो ड्यू टू ऑस्मोसिस। और जितने भी न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं किसमें बेटा, प्लांट्स के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, दैट इज आल्सो ड्यू टू ऑस्मोसिस। वो भी किसकी वजह से होते हैं, ऑस्मोसिस की वजह से ही होते हैं बेटा। अब देखो, एक आपने देखा होगा रिटेंशन ऑफ वाटर इन आवर बॉडी, आजकल बड़ा कॉमन सा टॉपिक है ये, रिटेंशन ऑफ वाटर, रिटेंशन ऑफ वाटर। जो लोग बहुत एक्सेस में सॉल्ट खाते हैं, दोज कंजप्शन ऑफ सॉल्ट इज वेरी वेरी हाई, वहां क्या करते हैं, जब वो पानी पीते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जाके वाटर रिटेन करना शुरू होता है। क्यों बेटा, देखो आपने सॉल्ट खाया, जो सेल था उसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई, सेल फ्लूइड जो होता है बॉडी के अंदर, उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज हो गई। फिर आपने पानी पिया, पानी क्या था, बिल्कुल डाइल्यूट था, उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम थी। जब वो सेल उस पानी के सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा तो इट विल एब्जॉर्ब वाटर, एंड दैट टेक्निक इज नोन एज रिटेंशन ऑफ वाटर, एंड दैट इज नोन एज एडिमा। क्या बोलते हैं हम इसको, एडिमा बोलते हैं। दिस पर्टिकुलर टेक्निकल टर्म क्या होती है, एडिमा। तो हम बोलते हैं रिटेंशन ऑफ वाटर इज नोन एज एडिमा ड्यू टू द एक्सेस इनटेक ऑफ सॉल्ट और NaCl। देन बेटा क्लियर है केस, ये याद रखना है। अब देखो इसके अलावा कई क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चंस भी हम क्या करेंगे, फर्दर डिस्कस करेंगे। अब देखो बेटा, इस चैप्टर में बहुत कुछ हमने कवर करा दिया है, बस इस चैप्टर में अब एक लास्ट टॉपिक बचा है, वो भी 15 to 20 मिनट्स का, ठीक है, दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड दैट टॉपिक इज व्हाट इज द डीमेरिट और व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। या जो हमने स्टार्टिंग में केस कंसिडर किया था, उस केस में क्या कोई चेंजेस था, क्या जो हमने पॉइंट वहां पे अज्यूम किए थे, क्या वो सारे के सारे सही थे, अगर सही नहीं थे तो क्यों नहीं थे, और उसमें क्या क्या चेंजेस आए, और फिर उन चेंजेस को हमने किस तरीके से मॉडिफाई किया, ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज वांट ऑफ फैक्टर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।